फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। यूपी टेट की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप पुरातन छात्र हैं तो आप जानते होंगे कि यूपी टेट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अर्थात जितने भी पेपर यूपी टेट के अभी तक हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट के, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपका बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र हो, सभी का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल में अपलोड किए जाते हैं और उनको विधिवत हल किया जाता है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों हल करते हैं? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मैच करते हैं, पेपर कैसे आता है, आपकी तैयारी क्या है, इन सब का अनुमान आपको पहले से लग जाता है। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करना चाहिए। आपको हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या वीडियो को आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे हमारे चैनल में तो आपको कई पेपर मिल जाएंगे, कई सेट पेपर हल करके डाला गया है, बताया गया है। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण, लेकिन आज किताब से पढ़ेंगे। सरकारी बुक जो 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है या 1 से 5 तक जो चलता है उसका पर्यावरण है। और दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है आज का टॉपिक। और पाठ 12 है ऊर्जा के स्रोत एवं सतत विकास के बारे में आज पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। इस चैप्टर से कम 2-3 नंबर का ऊर्जा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपको याद करना, मतलब समझदारी करना है, टिक करने में आपको सहायता रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे। देखते हैं बच्चों, बहते हुए पानी में आपने कागज़ की नाव चलाई होगी जो बहते पानी में दूर तक चली जाती है। आपने कागज़ की फिरकी बनाकर उसे डंडे में लगाकर दौड़ते समय उसे तेज़ी से घूमते हुए देखा होगा। क्या आपने सोचा कि कागज़ की नाव पानी में क्यों बह रही थी? फिरकी क्यों घूमने लगी? इसका कारण है बहता हुआ पानी और वायु की ऊर्जा। बहता हुआ पानी और वायु की ऊर्जा के संवेग से, मिश्रण से ये सब हुआ। अगला है, इसमें कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा किसे कहते हैं या ऊर्जा के बारे में आपको आएगा तो निष्कर्ष है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जीवन के स्तर को बेहतर बनाने का एक अनिवार्य संसाधन है। यह अलग अलग रूपों में हमारे चारों तरफ विद्यमान है। सूर्य के प्रकाश में, वायु में, जल में, जीवाश्म ईंधन में, भोज्य पदार्थों में व पेड़ पौधों आदि में ऊर्जा संचित रहती है। ऊर्जा ही हमारी जीवन शक्ति है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम यह जाने कि ऊर्जा कहाँ से आती है, हम इसे कैसे उपयोग में लाते हैं तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानते हैं? आइए जानें। ऊर्जा के स्रोत नव्यकारणीय स्रोत, इसमें देखिए जिसमें पुनः नवीन होने की क्षमता हो, जैसे सूर्य, पवन, जल व जैव आदि। दूसरा है अनव्यकरणीय स्रोत, एक सीमा के अंदर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। ऊर्जा के वह स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है तथा जो समाप्त नहीं होती है, नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे जल, पवन, सूर्य आदि। ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता, अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। वर्तमान समय में ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति हेतु जरूरी है कि ऊर्जा के नव्यकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए एवं अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण कर उनके अपव्यय को रोका जाए।
ऊर्जा के उपयोग। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये आपको ध्यान देंगे, अभी टिक करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। ऊर्जा के वह स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है तथा जो समाप्त नहीं होती, नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब जैसे जल, पवन, सूर्य आदि ये क्या है, नव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अनव्यकरणीय ऊर्जा के उपयोग हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। एक निश्चित समय के बाद मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैसें ख़त्म हो जाएंगे। अभी टिक करने के लिए आएगा, बहुत 2-3 नंबर आपका मैच करेगा इस टॉपिक से। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य हमें प्रकाश व ऊष्मा प्रदान करता है। धरती पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं तथा प्रत्येक जीवधारी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य का उपयोग सौर विद्युत बनाने में किया जाता है। इसके अंतर्गत सूर्य की ऊर्जा को सोलर पावर प्लांट के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा उपकरण किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। इसका प्रयोग लोग अपने घरों में बिजली का बल्ब जलाने तथा खाना पकाने, पंखा व एसी चलाने में कर रहे हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग सोलर लालटेन व सोलर कुकर में भी किया जा रहा है। यह ऊर्जा का नव्यकरणीय स्रोत है। इसका प्रयोग पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से भी उपयोगी है। सोलर कुकर धातु अथवा प्लास्टिक का चौकोर डिब्बा होता है जिसमें अंदर ऊष्मारोधी पदार्थ का अस्तर लगा होता है ताकि डिब्बे के अंदर की ऊष्मा बाहर ना जा सके। डिब्बे के अंदर की दीवारें काली होती हैं क्योंकि काले पृष्ठ ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। डिब्बे के ऊपरी भाग पर समतल पारदर्शी कांच का ढक्कन होता है जो सूर्य के प्रकाश को डिब्बे के अंदर प्रवेश करने देता है। डिब्बे के ऊपरी सिरे पर एक समतल दर्पण इस प्रकार लगाया जाता है कि सूर्य की किरणों को डिब्बे के भीतर परावर्तित कर सके। सोलर कुकर के भीतर खाना पकाने के लिए धातु के डिब्बे रखे जाते हैं जिनकी बाहरी सतह काली होती है। सोलर कुकर का प्रयोग दाल, चावल एवं सब्जियां आदि पकाने के लिए किया जाता है। अगला है पवन ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। इनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा द्वारा गेहूँ पीसने, धान कूटने, तेल पेरने तथा भूमिगत जल निकालने का कार्य किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पवन ऊर्जा के कार्य हैं, देख रहे हैं ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। वीडियो पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। इसे भी जानिए। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। अब पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट। गुजरात के ओखा नामक स्थान पर पवन चक्की स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के देवास में फलसोडी नामक स्थान पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। जल ऊर्जा क्या है भाई? जल का प्रयोग हम पीने में, सिंचाई में, उद्योगों आदि में करते हैं। जल विद्युत ऊर्जा का नव्यकरणीय स्रोत है। इससे प्रदूषण भी नहीं होता, किंतु नदियों पर बांध बनने से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। अतः बांध बनाने के निर्णय के पूर्व उस स्थान के आसपास होने वाले पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है। भारत में प्रमुख जल विद्युत संयंत्र भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर तथा दामोदर आदि हैं। ज्वारीय ऊर्जा।
क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो उसकी लहरें ऊपर नीचे उठने लगती हैं। लहरों के ऊपर उठने और नीचे गिरने के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग टरबाइन्स जलाकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। समुद्र की इस ऊर्जा को सामुद्रिक ज्वारीय ऊर्जा टाइडल पावर कहते हैं। बायोगैस ऊर्जा। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर तथा कृषि अपशिष्ट सरलता से उपलब्ध होते हैं। कुछ समय पूर्व तक इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती थी, किंतु इससे वायु प्रदूषण होता था और ऊर्जा की हानि भी। अतः अब इनके द्वारा उत्पन्न गैसीय ईंधन प्राप्त किया जाता है। इन्हें बायोगैस या जैव गैस कहते हैं। बायोगैस का उपयोग मुख्यतः घरेलू ईंधन के रूप में प्रकाश करने के लिए तथा इंजन आदि चलाने के लिए किया जाता है। ऊर्जा के अनव्यकरणीय स्रोत। ऊर्जा के वह स्रोत जिन्हें एक सीमा के अंदर पुनः नवीकृत नहीं किया जा सकता अनव्यकरणीय स्रोत कहलाते हैं। देख रहे जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि इन स्रोतों का उपयोग निम्नवत है। देख रहे हैं ना पूरा। कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में खाना पकाने, ताप विद्युत गृह चलाने, ईंट भट्ठों को संचालित करने, अंगीठी जलाने आदि कार्यों में करते हैं। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में निकलती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ वायुमंडल का ताप भी बढ़ता है। पेट्रोल व डीजल का उपयोग वाहनों जैसे कार, रेलगाड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में निकलती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ वायुमंडल का ताप भी बढ़ता है। पेट्रोल व डीजल का उपयोग वाहनों जैसे कार, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जनरेटर चलाने आदि में किया जा रहा है। इसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। प्राकृतिक गैस कोयले या तेल की अपेक्षा स्वच्छ ईंधन है। सामान्यतः एलपीजी, ध्यान देंगे, को रसोई गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्यतः ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस होता है। ध्यान देंगे, अभी टिक करने के लिए आएगा, जिसे उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भरा जाता है, जिससे इसका भंडारण एवं परिवहन सरल हो जाता है। आजकल शहरों व महानगरों में पेट्रोल एवं डीजल के स्थान पर वाहनों को चलाने के लिए सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। इससे प्रदूषण कम होता है ना। कृषि एवं पशुपालन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। पशुओं के मल मूत्र एवं कृषि के अपशिष्ट जैसे फसलों के डंठल से खाद तैयार करने की परंपरा पुरानी है। खाद के माध्यम से पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है। इन्हीं पेड़ पौधों पर भोजन के लिए सभी जीव जंतु निर्भर रहते हैं। विकास के नाम पर जिस तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इससे देश में पर्यावरण प्रदूषण व पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। विकास आवश्यक है, परंतु यह विनाश का कारण न बने। विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। इसके लिए ऐसी तकनीकी अपनाई जाए जो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली तकनीक पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई तकनीक को इको फ्रेंडली तकनीक कहते हैं। जैसे कारखानों की चिमनियों में धूम्र और छेपक लगाना, ईंट भट्ठे की चिमनियों को ऊंचा करना, बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग करना, कारखानों के आसपास पौधरोपण करना आदि। सौर ऊर्जा इको फ्रेंडली तकनीक का सबसे उत्तम उदाहरण है। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण, मौसम में हो रहे अप्रत्याशित बदलाव, बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं आदि को ध्यान में रखते हुए देश में इको फ्रेंडली तकनीक को
व्यापक स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। जैसे खेतों में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का अतिशय प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि इसके स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करें तो यह हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल होगी और हमारी फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी। ध्यान देंगे, एक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देख रहे ना। आइए पर्यावरण के मित्र बने। बैटरी एवं वाहनों का प्रयोग एवं घरेलू बिजली में सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। घर पर सोलर पैनल लगवाएं। अपने आसपास अधिक से अधिक पौधरोपण करें। विभिन्न त्योहारों को सादगी व पर्यावरण शुद्धता को ध्यान में रखते हुए मनाएं। पॉलीथीन के स्थान पर कागज़ की थैली का प्रयोग और सामान लाने के लिए कपड़े के झोले का प्रयोग करें। जल संरक्षण व संचयन में अपना योगदान दें। ऊर्जा संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या एवं बदलती जीवन शैली के कारण ऊर्जा की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि हमारे पास ऊर्जा की मात्रा सीमित है। हम अपने दैनिक जीवन की आदतों में सुधार करके ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए जानें कैसे। हम ऊर्जा कैसे बचाएं। मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार का प्रयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। जब आवश्यकता न हो तो पंखे, बल्ब व अन्य विद्युत उपकरणों के स्विच को बंद कर दें। जहाँ तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल चलें या साइकिल से जाएं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन व सोलर पंप आदि का प्रयोग करें। देख रहे ना। सामान्य बिजली के बल्बों के स्थान पर CFL देख रहे ना अथवा LED लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग करने से अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश मिलता है और ऊर्जा की बचत होती है। भोजन बनाने से पहले दाल, चावल आदि पदार्थों को कुछ समय तक भिगोकर रखना चाहिए एवं ढककर पकाना चाहिए। गतिविधि। बच्चों से चर्चा करके ऊर्जा से संबंधित अच्छी आदतों की सूची तैयार कीजिए। अगला है ऊर्जा बचाने से संबंधित आदत। कमरा छोड़ते समय बल्ब बंद करना, कमरा छोड़ते समय पंखा बंद करना। देख रहे हैं ना, ऊर्जा बचाने के सब नियम है। पैदल आवली साइकिल से स्कूल जाना, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा शीघ्रता से बंद करना, खाना बनाते समय बर्तन को ढक्कन से ढकना। ये सब ऊर्जा पकाने के हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं, टिक करना है आपको। इसी तरह विद्यालय में समय समय पर बच्चों में ऊर्जा की बचत से संबंधित अच्छी आदतों पर चर्चा कराएं। सतत विकास एवं संसाधनों का संरक्षण क्या है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मेरा पूरा विश्वास है कि आपका यूपी टेट जरूर निकलेगा, एक स्थान आपका होगा, एक आप जरूर पास करेंगे। कोई माई का लाल नहीं है आपको रोक सके। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग लगाए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, व्यापार स्तर पर आधुनिक ढंग से खेती की जा रही है। सुख सुविधा के साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, AC, जनरेटर आदि का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकास जरूरी है, परंतु इसके साथ साथ संसाधनों का संरक्षण भी आवश्यक है। जैसे यातायात की सुविधा हेतु सड़क बनाना आवश्यक है। इसके लिए पेड़ों की कटाई करते हैं। आवश्यकता यह है कि जितने पेड़ काटे कम से कम उतने पौधे रोपित भी करें। वस्तुओं के उत्पादन हेतु उद्योग लगाएं, परंतु उससे निकलने वाले अपशिष्ट का सही निस्तारण करें। इससे विकास के साथ साथ संसाधनों का संरक्षण भी होगा और पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में देश के कई क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। सोचो ऐसा क्यों होता है, हम क्या करें
इस तरह की समस्याएं ना आए। हम सभी मानते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल को बर्बाद ना करें। मकान बनाने, सड़क बनाने, उद्योगों को संचालित करने, खेतों की सिंचाई, ईंट निर्माण आदि कार्यों में जल का उपयोग करते हैं। देश में पीने के पानी की कमी का प्रमुख कारण जल संसाधनों का अतिशय दोहन तथा जल प्रदूषण है। यदि हम पानी की बर्बादी को रोकें, जल संचयन व पुनर्भरण करें तो जल संकट से बच सकते हैं। हमारी प्रकृति के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जल, ऊर्जा, मृदा, खनिज, जैव आदि संसाधनों का देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन संसाधनों का प्रयोग करते समय हम यह अवश्य सोचें कि ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहे हैं, क्या भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। हमें आज भरपूर पीने के पानी मिल रहा है, लेकिन हम यह अवश्य सोचें कि भावी पीढ़ी को भी पीने का पानी मिलता रहे। ये पूरा आपको देखना है, देख रहे हैं ना। सतत विकास प्रगति की एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में संसाधनों का प्रयोग या ध्यान में रखते हुए करते हैं कि भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति इन संसाधनों से हो सकेगा। अभ्यास देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जलाने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन, 4 विकल्प है। कोयला, एलपीजी, मिट्टी का तेल, लकड़ी। तो कौन है? ये है एलपीजी है। देख रहे हैं ना, ये विकल्प आपको 4 विकल्प करना हो। 3 नंबर जरूर आपको मिलेगा, एक स्थान आपका पक्का होगा, आप टॉप करेंगे। वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, मिट्टी का तेल। तो सीएनजी होता है। एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो एलपीजी में हमके क्या कौन सा मिलता है? ब्यूटेन गैस। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पवन। तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय, ये पवन है। देख रहे हैं ना, पवन। निम्नलिखित में ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों पर देख रहे हैं, सूर्य नवीकरणीय और जो है पवन नवीकरणीय, बायोगैस नवीकरणीय, बाकी सब अनवीकरणीय हैं। देख रहे ना, पूरा करना है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य से है। सीएनजी का प्रयोग वाहन चलाने में करते हैं। एलपीजी का प्रयोग खाना पकाने में करते हैं। कमरा छोड़ते समय बिजली पंखा का स्विच बंद कर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर खूब करना। जय हिंद, जय भारत।